रिवीजन वर्क हम लोग कर रहे थे। और रिवीजन वर्क में अभी तक हमने देखा कि 4 लाइफ प्रोसेस हैं, जिनमें पहली लाइफ प्रोसेस थी न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन का मतलब है कि लिविंग्स कैसे फूड रिसीव करते हैं, क्या तरीका होता है उनका, हाउ लिविंग्स गेट देयर फूड। तो हमने देखा कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। हमने पहला देखा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा हमने देखा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में एक्चुअली प्लांट यहाँ पे आते हैं और प्लांट अपना फूड इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके सनलाइट, ये भी यहाँ यूज होती है, इनऑर्गेनिक केमिकल को सनलाइट की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने की पावर रखते हैं। और जो अपना खाना खुद बना रहे, जो इनऑर्गेनिक फूड रिसीव करके ऑर्गेनिक बना रहे, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। और इसमें आते हैं हमारे सभी प्लांट्स। ठीक है। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में एक्चुअली ये इनको फूड चाहिए ऑर्गेनिक फूड चाहिए, और ये ऑर्गेनिक फूड एक्चुअली जो प्लांट बनाते हैं उसी को रिसीव करते हैं, और इस फूड से वो अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट तो अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट का यूज करके, जबकि हेटेरोट्रोपिक जो है वो ऑर्गेनिक फूड रिसीव करते हैं जिसमें ऑलरेडी एनर्जी मौजूद होती है, जो प्लांट ने स्टोर किया था वही एनर्जी यहाँ मौजूद होती है, और उससे ये लिविंग, ये जो एनिमल हैं, ये अपना खाना यूज करते हैं। हर एक लिविंग सेल को फूड की जरूरत है एनर्जी के लिए। ठीक है। तो हेटेरोट्रॉप्स में कौन आएगा? हेटेरोट्रॉप्स में आएंगे जितने भी एनिमल्स हैं। एनिमल्स का फूड जो ऑर्गेनिक फॉर्म है उसमें क्या क्या होता है? फूड में क्या क्या होता है? फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट, फूड में होता है प्रोटीन, और फूड में होता है फैट। खासतौर पे 3 चीज इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा विटामिन, मिनरल्स, वो सब कुछ भी है। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनके फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। और ये तीनों के तीनों फॉर्म जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती हैं। हमारी सेल इनको यूज नहीं कर पाती। हमारी सेल को फूड चाहिए एक्चुअल में सिंपल फॉर्म। हमारी फूड को जो भोजन चाहिए, जो फूड चाहिए, हमारी सेल को एक्चुअली एनर्जी की जरूरत है, और हमारी सेल एनर्जी प्राप्त करेगी फूड से। लेकिन फूड तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप अपनी स्किन की सेल को सीधा डायरेक्ट दाल नहीं पिला सकते, तेल नहीं खिला सकते। एक्चुअली वो बहुत कॉम्प्लेक्स फूड है। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स फूड को हमारी सेल यूज कर पाए, इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म, इट इज कॉल्ड डाइजेशन। और इसके लिए खासतौर पे हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन का काम करने के लिए एक पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और इस दौरान उसका फूड सिंपल फॉर्म में टूटता है। तो सिंपल फॉर्म में जब कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में टूटेगा तो कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेगा, हमको याद होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा तो ग्लूकोज बनाएगा, बहुत सारा ग्लूकोज बनेगा। प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो एसिड बनाएगा, और जब फैट टूटता है तो फैटी एसिड भी बनाता है और ग्लिसरॉल भी बनाता है, दोनों चीज बनाता है। हमारी सेल जो है लिविंग सेल, वो ग्लूकोज को यूज कर सकती है,
वो अमीनो एसिड को यूज कर सकती है, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को यूज कर सकती है। इसीलिए इन सिंपल फॉर्म में इस फूड का आना बहुत जरूरी है। और ये कैसे होता है, कहां होता है, यही हमको जानना है, और इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक्चुअली ह्यूमन बींग्स, हमारा खाना, जो भी खाना है, जो थाली में हमको खाना अभी आया, उस थाली के अंदर मान लीजिए चपाती रखी है, राइस रखे हैं, दाल रखी है, हाँ, तो वहां पे क्या है, राइस के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, वहां पे जो ऑयल है, कहीं घी लगा रखा है या सब्जी में आपने तेल डाल रखा है, उसमें फैट है। जो दाल आप ले रहे हो, दाल के अंदर क्या है, उसमें प्रोटीन है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। आप सीधा ये आपकी बॉडी की सेल को नहीं खिला सकते। हाँ, हमको पहले इनको कन्वर्ट करना होगा, इनका डाइजेशन करना होगा, और डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। एक पूरा सिस्टम है हमारे बॉडी में, जो शुरू होता है माउथ से और खत्म होता है एनस पर। माउथ से फूड एंटर करेगा और फाइनली धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 फीकल मटेरियल में चेंज होगा, जिसको बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। इस दौरान यहां बीच में जब जब फूड टूटेगा, हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। भाई फूड तो टूट गया, फूड टूटने के बाद क्या करना है, उसको एब्जॉर्ब करना है। तो एब्जॉर्प्शन भी किया जाएगा, ब्रेक डाउन भी किया जाएगा, और ये पूरा काम करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले फूड कहां पे आता है, माउथ में आता है। ये कहलाती है ओरल कैविटी या माउथ कैविटी। हाँ, और ये जो ओपनिंग है, ये आपका माउथ कहलाता है। फूड माउथ से गया, ओरल कैविटी में गया, यहां पे दांत लगे हैं, दांत इस फूड को तोड़ेंगे, और यहां पे जीभ लगी है, सैलाइवरी ग्लैंड का सैलाइवा यहां पे आता है। तो कुल मिला के यहां पे बहुत कुछ होता है फूड के साथ, ओरल कैविटी में, माउथ कैविटी में। तो माउथ कैविटी में जो डाइजेशन होता है, जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ, जीभ और दांत की मदद से बड़े बड़े फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, पीसा जाता है, और इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन, हाँ, जहां दांत और जीभ दोनों मिलकर फूड को दांतों के बीच में लगातार उसको पीसा जाता है, जिससे बड़े बड़े पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएं। अभी वो सिंपल फॉर्म नहीं बना है, केवल उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया गया है। यहीं पर इसमें सलाइवा भी मिक्स होता है, और सलाइवा में एंजाइम होता है खास तौर पे, जिसका नाम है सैलाइवरी एमाइलेज। ये नाम याद रखना है, सैलाइवरी एमाइलेज। ये क्या करता है, ये एंजाइम उस फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के शुगर बनाता है। ध्यान देना, अभी ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी मीठा मीठा शुगर वहां बनना शुरू हो जाता है। तो बस केवल इतना सा काम होता है माउथ कैविटी में, ओरल कैविटी में। सैलाइवरी एमाइलेज होता है, इसी को हम टाइलिन भी बोलते हैं। इस एंजाइम का एक दूसरा नाम भी है टाइलिन। ठीक है, तो सैलाइवरी एमाइलेज होता है ओरल कैविटी में। इसके बाद क्या होता है, ये मान लीजिए आपका यहां से मान लीजिए ये माउथ शुरू हुआ, माउथ में ये हो गया। अब जब डाइजेस्ट हो गया, लुगदी के रूप में बन जाएगा फूड आपका, बोलस उसको बोलते, निवाला, निवाला बन गया बोलस। उसको विद द हेल्प ऑफ टंग आप जीभ से एक धक्का मारते हैं, जिससे वो फूड एक पाइप में चला जाता है। इस तरह से एक पाइप है आगे, इस पाइप को क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। तो यहां पे जो फूड अभी सैलाइवा मिक्स होके जो बना था, वो इसमें मूव करता है,
और इस पाइप में कुछ मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। जैसे यहाँ पे फूड पहुंचा तो ऊपर की मसल्स सिकुड़ जाएंगी तो फिर और आगे बढ़ जाएगा, फिर फूड यहाँ पहुंचा फिर यहाँ की मसल्स सिकुड़ जाएंगी फिर और आगे बढ़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ मसल्स ऑफ इसोफेगस दिस फूड विल बी फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्टोमक। आगे यहाँ पे एक बड़ा सा कमरा आएगा जिसका नाम होगा स्टोमक। ठीक है, ये आपका स्टोमक हो गया। तो ये फूड को लगातार इस पाइप से आगे की तरफ धकेला जाता है और फूड यहाँ पे पहुंच जाता है। यहाँ जो मूवमेंट हो रहे हैं मसल्स के उनको क्या बोलते हैं हम? पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। ये भी थोड़ा आपसे पूछा जाता है। फूड यहां पहुंच गया, इस चेंबर को, बड़े से कमरे को बोलते हैं स्टोमक। ठीक है, अब फूड यहां पहुंचा, यहां पे वही मसल्स रहती हैं, इंस्फिंक्टर रहता है जो फूड को वापस नहीं जाने देता। और ऐसे ही यहाँ पे जो ये आगे का रास्ता है यहाँ पे भी इंस्फिंक्टर रहता, फूड को इधर भी नहीं जाने दे रहा है। यहीं पर फूड रहेगा अगले 4 से 6 घंटे के लिए। हाँ, इसमें फूड रुकेगा। अब इसको तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन यहाँ पे हुआ था, तो कुछ डाइजेशन यहाँ ओरल कैविटी में हुआ था, माउथ कैविटी में एक्चुअली यहाँ सलाइवा ने अपना काम किया था। हाँ, उसके बाद ईसोफेगस में तो बस आगे बढ़ा और स्टोमक में आ गया। अब स्टोमक में इस फूड के ऊपर 3 चीज डाली जाएंगी। इसके ऊपर 3 चीज डाली जाएंगी। इसकी दीवारों से कुछ निकलता है। स्टोमक की दीवारों से 3 तरह के आइटम निकलते हैं। क्या क्या निकलता है पहले तो यही याद होना चाहिए। स्टोमक से नंबर 1 निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर 2 यहां पे निकलते हैं कुछ एंजाइम्स। एंजाइम में भी खास एंजाइम है आपका पेप्सिन, एक्चुअली पेप्सिनोजन। ये एक एंजाइम है जो यहां से निकलता है। इनके नाम आपको याद होते जाना चाहिए। अभी पेप्सिनोजन निकलता है। हाँ, कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो केवल दूध पीते हैं, उनमें रेनिन भी निकलता है, रेनिन। लेकिन वो केवल छोटे बच्चों में, बड़े में केवल यही निकलता है, पेप्सिनोजन। ठीक है, ये रेनिन क्या करता है? दूध को डाइजेस्ट करवाता है। मिल्क डाइजेशन में रोल होता है। केवल छोटे बच्चे जो केवल दूध पीते हैं उनमें ये निकलता है। तो इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ते, हम इसी को पढ़ते हैं, पेप्सिनोजन को। तीसरा यहाँ पे निकलता है म्यूकस। बस ये 3 चीज निकलती हैं इसकी दीवारों से। अब पहले तो इन तीनों का फंक्शन जान लें कि कौन कौन क्या क्या करता है। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं। अब ये फूड जो आया, हो सकता है इस फूड में कुछ बैक्टीरिया हो, वो बैक्टीरिया यहाँ जाएंगे, अंदर जाके इन्फेक्शन करेंगे। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही इसके ऊपर आएगा वो सब बैक्टीरिया को मार देगा। मतलब पैथोजन से सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन। हाँ, प्रोटेक्शन करता है पैथोजन से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के काम बता रहा हूं मैं, पैथोजन को मारने का काम करता है। दूसरा क्या करता है? ये इस एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करता है। ये जो एंजाइम है आपका पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। इसको कन्वर्ट करके क्या बना देगा? पेप्सिन बना देगा। कौन बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एक्टिव एंजाइम है, ये एक्टिव है जो काम कर सकता है। ये इनएक्टिव था, लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया तो उसने इसको एक्टिव कर दिया। वो डाइजेशन करेगा फिर एंजाइम। म्यूकस की बात करते हैं तो इसके अंदर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनेगा तो ये दीवारों को जलाएगा, बर्न करेगा, क्योंकि एसिड तो हर चीज को जलाता है। तो इसके यहाँ पे ये म्यूकस का एक लेयर बन जाता है, चारों तरफ म्यूकस बन जाता है। तो ये म्यूकस क्या करता है? स्टोमक की दीवारों को प्रोटेक्ट करता है। हाँ, ये म्यूकस जो है वो प्रोटेक्शन करता है स्टोमक वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो यहाँ पे म्यूकस के फंक्शन अगर हम बात करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ स्टोमक वॉल,
स्टोमक वॉल फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये म्यूकस। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और क्या काम है? प्रोटेक्शन कर दिया पैथोजन का और इसको एक्टिव बना दिया। और हार्ड फूड अगर आपने कोई खा लिया तो उसको गलाकर ये सॉफ्ट बना देगा, सॉफ्ट फूड बना देगा। ये भी इसी का काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं। अब म्यूकस का तो मैंने आपको बताया, म्यूकस क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टोमक की दीवार में जो सेल हैं उन सेल को सुरक्षा देगा। अब बात करेंगे ये एंजाइम पेप्सिनोजन क्या करेगा। यहां इस फूड में अगर कोई प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या करेगा? जो ये पेप्सिन बन गया, पेप्सिनोजन तो कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में, तो अब हम पेप्सिन की बात करेंगे। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़कर पेप्टॉन्स बनाता है, पेप्टॉन्स बनाता है। या फिर आप सीधा कहेंगे अभी अमीनो एसिड तो नहीं बनेगी, फिर भी अमीनो एसिड बनाता है। तो ये अमीनो एसिड प्रोटीन को टूटकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है पेप्सिन। बस केवल इतना सा काम हुआ, फूड की प्रोटीन टूटना शुरू हो गई। ध्यान देना, कंप्लीट नहीं हुई लेकिन टूटना शुरू हो गई हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन के कारण। इस पेप्सिन के कारण अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं आता तो ये पेप्सिन नहीं बनता। पेप्सिनोजन तो काम करता ही नहीं है, वो तो इनएक्टिव होता है। तो इनएक्टिव को एक्टिव बनाया, तभी तो एक्टिव ने प्रोटीन को तोड़ना शुरू किया, बन गई थोड़ा थोड़ा अमीनो एसिड बनना शुरू हो गया। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट है कि स्टोमक में क्या क्या होता है। स्टोमक में केवल 3 चीज रिलीज होती हैं, तीनों अलग अलग काम करती हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब स्टोमक के बाद की कहानी थोड़ा समझिए। ये मान लीजिए आपका स्टोमक हो गया और ये स्टोमक से अब फूड निकल रहा है। 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, अब ये फूड निकला तो इस तरह के ये पाइप में जाएगा और इसको बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन फिर आगे जाके एक चौड़े पाइप में खुलता है जिसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन मैंने बनाया। यहां से ये आपका लार्ज हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बस 2 नाम याद करने हैं। ये इस तरह से बॉडी से बाहर हो जाएगा, बस समझना है। अब यहां से फूड निकला, वो गेट खुल गया, अब फूड यहां पे आना शुरू हो गया, फूड पहुंच गया यहां पर। अब देखते हैं इस फूड में क्या क्या मिक्स होता है। तो भाई यहां पर एक तो होता है लीवर। ये क्या है? लीवर। लीवर यहां पे बाइल जूस बनाता है। मैं इनका फंक्शन बताऊंगा। एक छोटा सा यहाँ पे एक थैला होता है जिसमें ये अपना सीक्रेशन कलेक्ट करता है और ये सीक्रेशन इस ट्यूब की मदद से इधर आता है। ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ा सा पाइप है और इस पाइप में आकर ये खुलता है। ऐसे आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और ये आपका इस तरह से पाइप आके खुला इसमें, ये पोजीशन। तो लीवर की पहले बात करते हैं। यहां लीवर है, लीवर बनाता है बाइल जूस। ठीक है, और बाइल जूस इसके अंदर आके इकट्ठा हो जाता है। एक छोटा सा थैला है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। तो लीवर से बनने वाला बाइल जूस गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है और गॉल ब्लैडर से इस पाइप के माध्यम से यहां से होते हुए ये यहां पे आके रिलीज होता है। और इधर ये जो है यहां पर एक दूसरी ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रियाज। इस ग्लैंड का नाम क्या है? पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज बहुत सारे एंजाइम्स बनाती है। ठीक है,
तो कुल मिला के इस फूड में जब स्टोमक से जो फूड आया इसमें दो चीज मिली, एक तो लीवर का बाइल जूस और एक पेंक्रियाज का पेंक्रिएटिक जूस, वो भी इधर आएगा। दो चीज मिली। सबसे पहले बात करते बाइल जूस क्या करता है। जो लीवर से आया, ये लीवर से जो जूस आया उसने क्या किया, बाइल जूस ने सबसे पहले यहाँ पे जो एसिड वाला फूड था, चूंकि यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, वो एसिड वाला फूड यहाँ पे आएगा तो इसकी दीवारों को भी जलाएगा। तो सबसे पहले एसिडिक फूड को उसने कन्वर्ट कर दिया, एक्चुअली वो एल्केलाइन होता है बाइल जूस, तो एसिडिक फूड को एल्केलाइन फूड में कन्वर्ट करता है। एल्केलाइन मतलब बेस, एल्केलाइन फूड में कन्वर्ट करता है। ये काम है इसका मेन इंपॉर्टेंट काम बाइल जूस का, ठीक है। और दूसरा, ये फैट का डाइजेशन आराम से हो जाए इसलिए फैट को इमल्सिफाइड करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब ये क्या होता है इमल्सिफिकेशन? एक्चुअली जो भी आपने तेल खाया, हाँ, जो भी फैट आपने खाया, चिकनाई वाली चीज खाई है, तो उसको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। अभी डाइजेशन तो नहीं हुआ लेकिन वो छोटी छोटी बूंदों में टूट जाता है ताकि उनके ऊपर एंजाइम जब काम करेंगे तो उनको आराम से तोड़ा जा सके। तो डाइजेशन से पहले इमल्सिफिकेशन होना जरूरी है, और इमल्सिफिकेशन करता है बाइल जूस जो लीवर से आता है। दो इंपॉर्टेंट काम है बस बाइल जूस के, एसिडिक फूड को एल्केलाइन फूड में कन्वर्ट करता है, और नंबर 2 फैट का इमल्सिफिकेशन करता है ताकि फैट आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। जिसका लीवर कमजोर होता है उसको फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये दो काम आपको याद रखना है। अब जो ये पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज 3 मेन एंजाइम निकालता है। 3 एंजाइम मेन है इसके। एक एंजाइम का नाम है एमाइलेज, दूसरे का नाम है लाइपेज, और तीसरे का नाम है ट्रिप्सिन। ये 3 एंजाइम यहां से निकलते हैं पेंक्रियाज से, और तीनों के तीनों जाकर इस फूड में मिक्स हो जाते हैं। अब ये क्या करेंगे ये हमको समझना है। पेंक्रियाज से क्या क्या रिलीज हुआ? पेंक्रियाज से होने को तो कई एंजाइम होते हैं लेकिन हम 3 को बस ध्यान कर रहे हैं। पहला मैंने बताया एमाइलेज, दूसरा बताया लाइपेज, और तीसरा बताया ट्रिप्सिन। तो एमाइलेज क्या करता है, उस फूड के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट को फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज क्या करता है, जितना भी फैट मौजूद है जिसका इमल्सिफिकेशन हो गया, जिसका इमल्सिफिकेशन हो गया, आफ्टर इमल्सिफिकेशन काम करेगा ये। आफ्टर इमल्सिफिकेशन जब फैट आया तो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। और ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देगा। मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड था अब वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ पेंक्रिएटिक जूस। पेंक्रियाज के एंजाइम ने उस फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये फूड अगर हमारी लिविंग सेल को मिल जाए तो हमारी सेल को खाना मिल जाएगा। ये काम कहां हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये मान लीजिए पाइप जा रहा है। अब हमारी सेल तो बॉडी में इधर उधर है, कोई ब्रेन में है, कोई बोन्स में है, कोई कहीं है। तो यहां से ये फूड जब बन गया तो इसको एब्जॉर्ब होना है, इसकी दीवार इसको एब्जॉर्ब करेंगी और यहां से ब्लड लेके जाएगा, इनके पास ब्लड लेके जाएगा। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ये दीवार है, ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में वॉल है, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन है, वो ब्लड एब्जॉर्ब करके जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि फूड का डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और फूड का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इस तरह के ये पाइप है, इस तरह के आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम बोलते हैं विलाई। इन्हें क्या बोलते हैं, विलाई। तो विलाई की मदद से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाता है। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन इज द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विलाई समझ में नहीं आया, ये पाइप है ना, ये पाइप के अंदर इस तरह के फोल्डिंग्स आपको दिखाई देंगे अंदर से, और फोल्डिंग करने से क्या है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। देखिए इतना ये इस तरह से ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो ये विलाई में पाइप को काट के जब हम देखेंगे इस तरह से, तो ये इस तरह का दिखेगा अंदर, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखेंगे आपको। हाँ, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है जो पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है। ये पूरा दीवार है, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार है इस तरह की, ठीक है। और फूड कहाँ होके जा रहा है, फूड जा रहा है इसके अंदर होके, यहाँ होके फूड जा रहा है। तो यहाँ से ये एब्जॉर्ब करेगा, 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 सब कोई एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर उसको विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन डिलीवर कर देंगे, हर सेल को फूड मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सवाल यहां पे आता है कि पैंक्रियाज के एंजाइम कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। और दूसरा पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन फूड का एब्जॉर्प्शन आसानी से कर पाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां विलाई होते हैं और विलाई से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन भी उन दीवारों में बहुत ज्यादा होता है। आसानी से ब्लड हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूज हो जाएंगे और सीधा ब्लड में चले जाएंगे और ब्लड उनको जाके बॉडी को डिलीवर कर देगा। एकदम सिंपल। जब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, जब फूड डाइजेस्ट हो चुका और एब्जॉर्ब भी हो गया, मान लीजिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन था, ये आपका इस तरह से, अब यहां तक आते आते ये क्या हो गया, यहां तक आते आते पूरा फूड एब्जॉर्ब हो गया। अब तो केवल फीकल मटेरियल बचा है, वेस्टेज बचा है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फिर बाहर निकल जाएगा बॉडी से। तो लार्ज इंटेस्टाइन में केवल और केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है बस। यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है और वाटर एब्जॉर्ब करके फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में फिकल मटेरियल को थ्रू द एनस बॉडी से बाहर कर देते हैं। इस तरह से ह्यूमन बींग्स को अपना खाना मिल जाता है। हर लिविंग सेल को अपने लिए ग्लूकोज मिल जाता है, अमीनो एसिड मिल जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल जाता है हर लिविंग सेल को। स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करेगा ब्लड और बॉडी की सेल को जाके दे देगा। वो ट्रांसपोर्टेशन में होगा ऐसा, जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो। मुझे लग रहा है कि आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। पहले माउथ में सलाइवा है, टंग है, टीथ है, फिर ईसोफेगस आएगा, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होंगे, फिर स्टोमक आएगा, स्टोमक में HCl और आपका पेप्सिनोजन और आपका म्यूकस, 3 चीज आपको यहां याद रखना है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर का बाइल जूस और नेक्स्ट आपका पैंक्रियाज का पैंक्रियाटिक जूस। 2 चीज यहाँ पे मिक्स होंगी, वो डाइजेशन करेंगे, एब्जॉर्ब हो जाएगा और फाइनली बॉडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम फिर बाकी का टॉपिक कवर करेंगे।